मेरा जो नार्सिसिस्ट फ़ादर है, उसने अपनी ज़िंदगी कभी भी एक जगह स्टेबल होकर सॉलिड तरीके से कभी काम नहीं किया। मैंने अपनी स्कूलिंग, अपना जो एकेडमिक है क्लास एलकेजी, यूकेजी से लेकर 12th तक, वो मैंने 6-7 स्कूल पढ़ के कंप्लीट किए हैं। मतलब बहुत लोग होते हैं जो एक ही स्कूल से ये पूरा एजुकेशन लेते हैं, बेसिक एजुकेशन, एकेडमिक स्कूल, एकेडमिक एजुकेशन। मैंने 6-7 स्कूल बदला है। मुझे याद भी नहीं है अपने स्कूल का नाम, इतने सारे मैंने स्कूल चेंज किए हैं। उसका रीज़न ये नहीं था कि मुझे स्कूल पसंद नहीं था, उसका रीज़न ये नहीं था कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था, या फिर उसका रीज़न ये नहीं था कि मेरा स्कूल बेकार था, या उसका रीज़न सिर्फ़ ये था मेरा नार्सिसिस्ट फ़ादर। उस वक़्त तो मैं काफ़ी छोटा था, मुझे उतना क्या, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था कि ये बार-बार स्कूल चेंज होना, चक्कर क्या है, चल क्या रहा है? क्योंकि मेरा जो फ़ादर था वो प्राइवेट स्कूल का टीचर था, फिर वो स्कूल का एक नॉर्मल ढंग का जो स्कूल होता है, ठीक-ठाक था, उसका बाद में वो प्रिंसिपल बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्कूलिंग होती थी, मुझे बार-बार स्कूल चेंज करना पड़ता था, तो हर बार मैं पूछता था कि ये बार-बार स्कूल क्यों चेंज करना पड़ रहा है? तो मुझे जवाब मिलता था कि स्कूल में बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है, स्कूल का जो ओनर है वो बहुत रूडली बात करता है, उसने मिसबिहेव किया, उसने सैलरी नहीं बढ़ाई, उसने ये नहीं किया, उसने नहीं वो नहीं किया, मतलब बहुत सारे अलग-अलग तरीके के मुझे एक्सक्यूज़ सुनने को मिलते थे मेरे नार्सिसिस्ट फ़ादर से। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये चल क्या रहा है, और जितनी बार स्कूल चेंज होता था, मुझे उतनी ही बार डर लगता था कि अब नेक्स्ट क्या होगा? अब कहाँ जाने वाले हैं? क्योंकि सिर्फ़ स्कूल चेंज नहीं होता था, घर भी चेंज होता था, क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी मैंने अपनी आधी ज़िंदगी तो रेंट में रहने में गुज़ार दिया। ये होता है जब आपको नार्सिसिस्ट पेरेंट्स मिलते हैं, या अनस्टेबल, इर्रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि पूरी ज़िंदगी मैंने अपनी पढ़ाई बंजारे की तरह की है। 2 साल किसी स्कूल में, फिर अगला 2 साल किसी और स्कूल में, फिर अगला 3 साल किसी और स्कूल में। इस तरीके से मेरी जो एकेडमिक है, वो धक्के मारते-मारते हुई है। मतलब कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं था कि मैं पूरा अटेंटिव होके, फ़ोकस्ड होके, वेल सेटल्ड होकर अपना एजुकेशन ले सकूँ या अपना काम कर सकूँ। और इसी बीच ये स्कूल चेंज होने का जो प्रोसेस चल रहा था, इसी बीच डोमेस्टिक वायलेंस तो घर में बहुत होता था, जिस वजह से उसका फ़ियर अलग से, उसका ट्रॉमा अलग से। यानी कि ये इस तरीके के ट्रॉमास कंटिन्यूअसली मिलते रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं तो खुद से पूछता भी था कि ये खत्म कब होगा? ये चल क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? ये कब तक चलेगा? ये कब खत्म होगा? या तो ये सब खत्म हो जाए, या तो मैं खत्म हो जाऊँ, ऐसे थॉट्स आते थे। तो इस तरीके का एक्सट्रीम एब्नॉर्मल सिचुएशन से मैंने फ्लोट करते-करते मेरी ज़िंदगी निकली है। तो यहाँ पे आपकी जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका एक बच्चे का जो हर चीज़ एक बच्चा हर तरीके से अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, अपने एजुकेशन को लेके, अपने एन्जॉयमेंट लेके, एंटरटेनमेंट को लेके, अपने हर छोटी से छोटी ज़रूरत को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर, अपने हर उन चीज़ों को जो वो करना चाहता है। तो इस बीच अब जब इतना एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सट्रीम टॉक्सिक सिचुएशन अगर होता है बचपन से ही, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में होता है, और उसके दिमाग में सिर्फ़ एक ही चीज़ फिट हो जाता है कि मुझे बस इस यहाँ से बच के निकल जाना है। अब कैसे निकलूँगा उसको पता नहीं होता, कहाँ से निकलूँगा, कब निकलूँगा, कुछ नहीं पता होता। बस उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है, ये हो क्या रहा है और ये कब तक खत्म होगा और कब बच के निकल सकता हूँ मैं। और ये सब कुछ जब चल रहा होता है एक बच्चे के साथ, जब हो रहा होता है, तो
नार्सिसिस्ट पेरेंट्स को कोई लेना-देना नहीं होता, वो अपना एक-दूसरे के ऊपर ईगो दिखा रहे होते हैं, अपना फेलियर थोप रहे होते हैं। दोनों ने एक-दूसरे से जो शादी अपने मतलब के लिए किया, किसी ने शादी पैसे के लिए किया, किसी ने शादी फादर ने शादी किया कि पैसा मिल जाए, अच्छी गोरी लड़की मिल जाए। मदर ने शादी किया क्योंकि लगा कि लड़का अच्छा होगा। मतलब दोनों ही एक-दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे थे। बेवकूफ़ बनाते-बनाते शादी हो गई और पता ही नहीं चला कि दोनों दोनों ही बेवकूफ़ बन गए हैं। इस तरीके से ये जो ईगो था कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इस तरह से करते-करते बीच में बच्चे जो हैं, ऐसा लगा कि वो बच्चा उस एनवायरनमेंट में मिक्सचर ग्राइंडर, जूसर में घुस गया है या उसे डाल दिया गया है, ऐसा सिचुएशन था। तो इस तरीके से सिचुएशन जब कंटिन्यूअसली होगा 15 साल, 20 साल, 22 साल, तो वो बच्चा कहाँ से कैपेबल रहेगा किसी भी चीज़ को करने के लिए, उसमें कुछ नहीं बचेगा, वो मर चुका रहता है अंदर से, बस वो उसकी बस एक फिज़िकल बॉडी मूव कर रही होती है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चा कितना ट्रॉमेटाइज़ हो चुका है, कितना वो अंदर से घायल हो चुका है, उसमें क्या बीत रहा है किसी को कोई मतलब नहीं होता, वो दोनों अपने ईगो में लगे पड़े हैं। बच्चा को कोई कोई अपना ईगो दिखा रहा है कि बच्चा मेरा है, कोई दूसरा अपना ईगो दिखा रहा है कि बच्चा मेरा है। दोनों एक-दूसरे को अपने मतलब के लिए बच्चे को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मदर बोल रहा है कि फादर बुरा है, फादर बोल रहा है कि मदर बुरा है। यही नाटक, यही नौटंकी ऐसे चलती रही कंटिन्यूअसली। तो ऐसे इस तरीके का एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशन जब एक बच्चा में जब एक बच्चा फेस करता है ना, तो उसके अंदर इंटेलिजेंसी डेवलप नहीं होती, उसके अंदर फ़ियर, ट्रॉमा, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और ज़िंदगी में कुछ ना करने का एक डर उसके मन में बैठ जाता है। उसके मन में बैठ जाता है कि वो दुनिया का सबसे हारा हुआ इंसान है, उसके मन में बैठ जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एक बच्चे को सबसे पहला सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, केयर उसको उसके पेरेंट्स से ही मिलता है और जब नहीं मिल रहा होता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो बाहर ढूँढता है फिर कि कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे रियली सपोर्ट, केयर और मेरे डिज़ायर को सुने, समझे, मेरे को समझे कैसा है, अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो ऐसे सिचुएशंस में मैक्सिमम केसेज़ में ऐसा होता है कि ऐसा बच्चा जो है वो बाहर की दुनिया का शिकार बन जाता है। यानी कि कोई बाहर बाहर भी तो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, तो वो नार्सिसिस्ट भी इस शिकार को ढूँढ रहे होते हैं कि कब कोई ऐसा मिले, दिखे और मैं उसे दबोच लूँ, अपना खुराक बना लूँ। तो मोस्टली फीमेल्स फीमेल्स के साथ अगर फीमेल चाइल्ड के साथ ऐसा होता है तो उस चाइल्ड के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाता है और अगर मेल चाइल्ड है, तो अगर उसके साथ अगर ऐसा होता है तो उसे बस एक मेंटली टॉर्चर, मेंटली हरास किया जाता है, उसे फिज़िकली भी हरास किया जाता है। तो ये सब सिचुएशंस एक बच्चे के साथ हो रहा होता है, उस वक़्त हो रहा होता है जिस वक़्त उसे खूबसूरत एक सपोर्टिव, एक लव केयरिंग ज़िंदगी जीनी चाहिए। और यहाँ पे नार्सिसिस्ट पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं होता है इन सब चीज़ों से, वो बस अपना ईगो एक-दूसरे पे फेंकते रहते हैं, बोर करते रहते हैं और अपना बस जैसे चल रहा है घसीट के चल रहा है, अपना पेट भर गया, बाकी से कोई मतलब नहीं है। अपनी ज़िंदगी बस चल गई, अपनी अय्याशी हो रही है, अपना ठरकपन मिटा रहे हैं, अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से जो नार्सिसिस्ट होते हैं, वो इस तरीके से उनकी ज़िंदगी आफ्टर मैरिज कुछ इस तरीके से गुज़रती है। वो कभी भी सेटल डाउन नहीं हो सकते। वो सेटल डाउन इसलिए नहीं हो सकते कभी भी एक जगह क्योंकि वो सेटल होना ही नहीं चाहते। उनमें इतना ज़्यादा ठरकपन होता है, अय्याशी करते हैं, अपने आप को बहुत हीरो समझते हैं। मतलब जब तक मर नहीं जाएँगे वो अपने आप को जवान समझते हैं और तब तक वो अपना ठरक मिटाने के लिए एक ढूँढते रहते हैं बाहर कोई ना कोई। तो ऐसे में कभी एक जगह तो मैं इस पॉइंट पे था कि कभी एक जगह रह के मैं स्कूलिंग नहीं कर पाया, तो उसका रीज़न यही था।
तो वो सिचुएशंस में कभी एक जगह नहीं रहने का रीज़न खुद मेरा नार्सिसिस्ट फादर था, कोई और नहीं था। गॉड डिवाइन ने बहुत से मौके दिए हैं, अच्छे से अच्छे मौके दिए, लेकिन उस मौके को हमेशा अंडर एस्टिमेट कर दिया गया नार्सिसिस्ट फादर द्वारा, इसलिए वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाया। बस अपने आप को हीरो समझता रह गया। अपने आप को बहुत स्मार्ट, बहुत चालाक लोगों स वो समझता रह गया कि हम बहुत लोगों से स्मार्ट हैं, चालाक हैं, और इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी निकल गई। और वो आज कहीं का भी नहीं है। ना जिसको वो जो उसके दुश्मन थे, उसको वो अपना समझता रहा पूरी ज़िंदगी, और आज वो भी उसके साथ नहीं है। सिचुएशन ऐसी हो चुकी है। और नार्सिसिस्ट की सबसे ख़ास बात ये होती है कि उनकी ज़िंदगी में कितना भी नेगेटिव हो रहा हो, वो आपके सामने ज़ाहिर नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें अच्छे से उनको उनका इमेज बहुत प्यारा होता है। उन्हें अच्छे से पता होता है कि वो अगर अपनी नेगेटिव चीज़ें, अपनी वीकनेस को अगर दिखा दिया दुनिया के सामने, तो वो वीक पड़ जाएँगे, फिर वो डोमिनेट नहीं कर पाएँगे। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो होते हैं एक्चुअली में अंदर से बहुत डरपोक होते हैं, इसलिए वो अपने से वीक शिकार ढूँढते रहते हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को उसके सहारे, उस शिकार जो वो करते हैं उससे वो अपनी ज़िंदगी को जी सके। चाहे वो शिकार वाइफ़ के रूप में हो, या हस्बैंड के रूप में हो, बच्चे के रूप में हो, या फिर किसी बाहर किसी दूसरे इंसान को पकड़ ले, इस तरीके से हो। तो इतने खतरनाक होते हैं, और इतना सब कुछ, इतना एक्सट्रीम सिचुएशन, इतना एक्सट्रीम वॉयलेंस, ऑफेंस करने के बाद भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत नॉर्मल होते हैं, उन्हें लगता है कुछ हुआ ही नहीं है, कहाँ कुछ हुआ है, सब तो नॉर्मल है, सब तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्या दिक्कत हो गया? तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्यों इतना डाउट हो रहा है? मैंने क्या कर दिया? इस तरीके के बहुत सारे नॉर्मलाइज़ करने के तरीके, बातें उनके मुँह से निकलते हैं, उनके शब्द होते हैं ये सब उनके शब्द होते हैं। इसलिए ऐसे नार्सिसिस्ट से अगर आप आज़ाद हो जाओगे, तो ये आप ही के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप आज़ाद नहीं होते हो, तो आप पूरी ज़िंदगी ऐसे ही सड़ते रह जाओगे। पूरी ज़िंदगी सड़ते रह जाओगे, आपको घुट-घुट के जीना पड़ेगा। आप ऐसा भी हो सकता है कि आपका मेंटल हेल्थ इतना बिगड़ जाए कि, क्योंकि आपके पास सपोर्ट के लिए कोई नहीं होता ना, इमोशनल सपोर्ट के लिए, तो वहाँ इंसान बहुत नेगेटिव हो जाता है। फिर वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी रॉन्ग डिसीज़न्स ले सकता है, कोई भी रॉन्ग डिसीज़न, कैसा भी रॉन्ग डिसीज़न। इसलिए ऐसे नार्सिसिस्ट से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे नार्सिसिस्ट की नस्ल में ही होता है कि इनको अपनी ज़िंदगी में दूसरों को बर्बाद करके जीना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये जिस टॉक्सिसिटी में जी रहे हैं, वो उसी टॉक्सिसिटी में जीना पसंद करते हैं। इसलिए उनका ऐसा नहीं है कि उनका कुछ बिगड़ता नहीं है, वो बहुत कहीं के राजा है या कोई बहुत बड़े सिकंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। नार्सिसिस्ट को उनकी सज़ा तब मिलती है ना, जब उनकी लाइफ़ से एम्पैथ को हटा दिया जाता है, या उनके लाइफ़ में एम्पैथ नहीं होते हैं, या उनके लाइफ़ से एम्पैथ चले जाते हैं। और इसी बात का डर होता है उनको, नार्सिसिस्ट को। इसलिए वो कोई ना कोई एम्पैथ को अपना टारगेट बनाए रखना चाहते हैं।